हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजी सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जे सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, तो उसमें आपको डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने ही होंगे। उसके बाद ही आप आगे कोई क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, प्रोसीड कर पाओगे। तो बस आपको लास्ट तक बने रहना है और सारे के सारे टॉपिक्स और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें हम पर्टिकुलरली डायरेक्शन की तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि स्पेस में ही हम कहीं घूम रहे होते हैं। तो जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कुछ पॉइंट की है ना डायरेक्शन देखी होगी स्लोप के फॉर्म में। तो जैसे अगर ये कोई पॉइंट है सपोज P और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है h, k, तो अगर इसको ओरिजिन से है ना ज्वाइन कर दिया जाए तो जो ये एंगल बनता है विद पॉजिटिव x एक्सिस, तो इसी की हेल्प से हमें इसकी डायरेक्शन पता चलती है। अगर यही पॉइंट कोई इधर है ना एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो जाए तो एंगल हमारा बढ़ जाएगा। तो डायरेक्शन देने के लिए हमें थीटा डिफाइन करना ही होता है। और 2D में आपको याद ही होगा कि इसको हम कैसे लिखते थे, m = tan थीटा के फॉर्म में हम इसको यूज करते थे। ठीक है, तो जो हमारा m है वो देता था स्लोप। इसी तरीके से जब हम 3D की बात करेंगे तो उसमें भी हमें डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत है। इसीलिए जो ये 3D की बात है तो उसमें हमारा एक और एक्सिस ऐड हो जाता है, एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है, विच इज जेड एक्सिस, है ना। तो वहां पर आपको इसमें स्पेस में मीन्स बोर्ड के बाहर आकर भी बात करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक आइडिया ले चुके हैं ऑलरेडी वेक्टर्स में। तो वेक्टर्स में हमें पता है कि वेक्टर्स में i, j, k के कंपोनेंट में हम कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये एक पॉइंट है 2D में P, ठीक है, तो इसको एक वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो ये 2D में वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर हम z एक्सिस की बात करें तो उसमें हमारे पास k कैप भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब 3D में डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेक्टर को है ना कोरिलेट करते हुए ही बात करेंगे और वेक्टर की हेल्प से ही हमारा 3D में भी डायरेक्शन का काम हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि डायरेक्शन जैसे यहाँ पर tan ऑफ थीटा डिफाइन है 2D के केस में, 3D के केस में क्या डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम डायरेक्शंस असाइन करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सपोज ये तो ओरिजिन है ही और ये पॉइंट है कोई P। ठीक है, तो इस P पॉइंट को लेकर हम डायरेक्शन सोचने की कोशिश करेंगे। तो जो ये P पॉइंट है हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि ये है ना अपोजिट डायगोनल पे है। ठीक है, ये तो आपका बैक वॉल में है ना नीचे है पॉइंट और ये हाइट पे जाकर है ना फ्रंट वॉल में है या फ्रंट गेट में है। ठीक है, तो यहां पर अगर इसके कोऑर्डिनेट से सपोज x, y और z इन जनरल हम ले लेते हैं ताकि हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्म आ जाए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो OP है, ठीक है, वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। जैसे हम यहां पर 2D के केस में हम यही तो देखते हैं कि भाई ये अगर पॉइंट है P तो ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर y एक्सिस की बात करें तो वहां पर 90 - थीटा हो ही जाएगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि बोर्ड के प्लेन में ही बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर जेड एक्सिस भी है तो बोर्ड के बाहर भी बात हो रही होगी, है ना, तो ये बोर्ड के बाहर टिल्टेड है कुछ। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि ये OP जो वेक्टर बनेगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा या फिर इस पॉइंट से है ना हम चेक कर सकते हैं। तो हम क्या किया कि यहां से O से लेकर X तक चलेंगे, है ना, और उसके बाद Y हाइट चलेंगे इस पॉइंट तक, फिर Z फ्रंट में चलेंगे तो हम यहां पर पहुंच गए P पॉइंट पर। ठीक है, इसी तरीके से हमने पॉइंट बताया था कि कैसे पहुंचे इस पॉइंट पर। तो यहां पर अगर इसकी डायरेक्शन की बात करी जाए तो आप देखो हमने ये भी बताया था कि जो P है P पॉइंट और जो X एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, सपोज ये है A, है ना, तो ये यहां पर 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा
और इसको समझने के लिए थोड़ा अगर इस पॉइंट के बजाय हम वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको देखें तो वहां से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये वाला जो है वो रूफ है। ठीक है, तो पी पॉइंट से ये रूफ में ही अगर वाई एक्सिस पे हम ये पॉइंट ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ऐसे देखो ये रूफ है पूरा, मीन्स ये जो रूफ है वो वाई एक्सिस के तो परपेंडिकुलर ही है ना, तो इसमें कोई भी अगर लाइन हम ज्वाइन करेंगे रूफ के अंदर तो वो इस वाई एक्सिस के तो परपेंडिकुलर रहेगा ही। दैट मीन्स ये जो पी पॉइंट है और जो बी पॉइंट पे एंगल बनाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आपको बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर। अब देखो बात यह है कि यहां पर जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है एंगल वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा बन रहा है। जैसे हमने एक नेम दे दिया ना कि भाई ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जो लाइन है ना बन रहा है पी पॉइंट तक, तो यहां पर भी अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, और जो ये मैग्नीट्यूड कुछ तो होगा, ओ से पी तक का कुछ तो डिस्टेंस होगा, उसको लेटर से हम आर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो ओ पी और ए है इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं। बट ये जो ट्राइंगल है वो हमारा है ना बोर्ड के प्लेन में नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है बाहर को। ठीक है, और इसी तरीके से आपका जो ओ पी और बी है वो भी एक एंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल बन रहा है, वो भी एक डिफरेंट प्लेन में है। तो ये डिफरेंट प्लेन्स में एंगल बन रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर थीटा है अगर और यहाँ पर 90 माइनस थीटा इजीली लिख देते हैं क्योंकि वो सेम प्लेन में ही है। लेकिन यहाँ पर जो ओ पी बना हुआ है ना, ओ पी ए ये वाला जो ट्राइंगल है ये, और ओ पी बी ये वाला जो ट्राइंगल है वो डिफरेंट प्लेन्स में है। तो हम थीटा 90 माइनस थीटा यहाँ पर तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा 90 माइनस अल्फा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि भाई जो ओपी है वो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है सपोज बीटा। ठीक है, सिमिलरली जो जेड एक्सिस के साथ बनता है वो सपोज गामा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये है ध्यान देने वाली, ये हमारा 90 बना है, तो अगर ये 90 बना है तो यहां से हम कुछ ना कुछ एंगल के फॉर्म में रिलेशन लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे x है और r है और यहां पर अल्फा है, तो उसी के तरीके से हम एक डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें अल्फा पता है तो हम उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर हम वेक्टर का हेल्प लेके ओपी वेक्टर लिखने की कोशिश करेंगे। तो ओपी वेक्टर अगर हम देखें तो क्या बनेगा, ये सिंपल, ये तो ओरिजिन है और ये पी पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो यहां से ओपी वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट, ये भी बोल सकते हो। तो ये लिखना बहुत ही आसान है, सिंपली एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही लिख दो। हमने वेक्टर चैप्टर में अच्छे से सीख ही लिया है ये सब, पोजीशन वेक्टर और सिंपली कोई भी वेक्टर अगर लिखना हो। तो यहां पर जो ओपी वेक्टर आया है, ठीक है, इसका हम एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्शन ही तो चाहिए, अभी डायरेक्शन की बात ही कर रहे हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड भी देख लेंगे बाद में। तो डायरेक्शन के लिए हमें अगर यूनिट वेक्टर भी मिल जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो सिंपली जो कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम कैलकुलेट कर लो, और जो ये मैग्नीट्यूड आया इसको हम एज्यूम कर लेते कि आर है, आर डिस्टेंस है। ठीक है, इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं बेसिकली। तो यहां पर अगर हमें ओपी कैप लिखना हो, मीन्स यूनिट वेक्टर लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, ओपी वेक्टर डिवाइड बाय ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। तो यहां पर जो ओपी वेक्टर आया ये देखो क्या आएगा, ओपी वेक्टर आ जाएगा, इसमें हम आर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई वाले कंपोनेंट को करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स बाई आर है ना, आई कैप प्लस वाई बाई आर जे कैप प्लस जेड बाई आर के कैप। क्लियर हो रही है बात। ये आ गया हमारा ओपी वेक्टर, मीन्स एक यूनिट वेक्टर आ गया है ना, इन टर्म्स ऑफ जेड और आर, एक्स वाई जेड है ना। एक्स वाई जेड क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और आर है उसका मैग्नीट्यूड। अब देखो जो ये एक्स बाई आर है ये क्या है, ठीक है, जो हमने ट्राइंगल बनाया है ओपी ए, इसके अंदर यहां पर 90 है अगर, तो एक्स बाई आर क्या होगा। ठीक है, अगर ये 90 है तो इसके अपोजिट ओपी हो गया हाइपोटेनस, मींस आर हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया हमारा अल्फा के साथ जो साइड है वो बेस हो गया है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो कोस होता है। तो हम एक्स बाई आर क्या लिख सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं कोस ऑफ अल्फा। ठीक है, आई कैप
प्लस y बाई आर। सिमिलरली आप चेक करोगे तो यहां पर तो हमारा r है, ठीक है, और जो ये वाला डिस्टेंस है O से लेकर B तक ये कितना है हमारा y है, तो इसको भी चेक करोगे तो आपका आ जाएगा कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा। इसी तरीके जेड एक्सिस के साथ भी विजुअलाइज करोगे तो आपका ये आ जाएगा ओपी यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर जैसे हम 2D के केस में tan थीटा के फॉर्म में है ना डिसाइड करते थे लिखना स्लोप को m इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि वहां पर वो कन्वीनियंट हो जाता था मेथड। जैसे हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा सपोज h कोमा k है, तो ये आ जाएगा k, ये आ जाएगा h, तो p अपॉन b लिखना आसान हो जाता था tan थीटा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे रिजल्ट बन रहे हैं वो डायरेक्शन दिखाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वहां पर हमें x बाई आर, y बाई आर, z बाई आर दिख रहा है बनता हुआ, और हम देख पा रहे हैं कि ये x बाई आर का रिलेशन हम कोस की हेल्प से इजीली लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जब हम टेंजेंट ऑफ दैट थीटा करते थे, यहां पर हम कोस ऑफ दैट एंगल करते हैं। अल्फा क्या है, x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, ठीक है, बीटा क्या है, y एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, और गामा क्या है, z एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, ठीक है। तो जो ये कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा बने, ये क्या है बेसिकली, कोई भी अगर पॉइंट है उसका अगर पोजीशन वेक्टर लिख दिया, बेसिकली यूनिट वेक्टर लिख दिया, तो यूनिट वेक्टर के जो i j k के कंपोनेंट्स है वही हमारे डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के जो i j k के कंपोनेंट्स है वही हमारे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो अगर कोई अल्फा बीटा गामा एंगल्स एक्स वाई जेड, पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बन रहे हैं, तो उनको हम कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा से है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स हैं देख रहे हो ना, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये जो कंपोनेंट्स हैं इन्हीं को बोल देते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पर डायरेक्शन टेंजेंट ना डिसाइड करके डायरेक्शन कोसाइंस हम यूज करते हैं। क्लियर हो रही है? और बार बार हमें ये सब यूज करना पड़ता है, कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इनको नेम दे देते हैं LMN। तो L क्या, कोस अल्फा, M क्या होता है, कोस बीटा, और N क्या होता है, कोस ऑफ गामा। ध्यान देने की जरूरत है, ये आया कहां से है, ये उस जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए, जिस लाइन का या जिस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, उसके यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स ही हमें डायरेक्शन कोसाइंस दे रहे होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस में थोड़ी सी गड़बड़ है। कैसे कि भाई ये कोस ऑफ अल्फा है, कोस ऑफ सम एंगल, और हमें पता है कि जो कोस ऑफ सम एंगल होता है वो -1 से 1 के बीच ही वेरी करता है। तो बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस होंगे कि वहां पर कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल में क्वांटिटीज बन रही होगी, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा ज्यादा टीडियस टास्क हो जाता है, एंड यहां पर हम यूनिट वेक्टर से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हमारा सिंपल कोई वेक्टर होता, ठीक है, क्या हम उसकी हेल्प से भी डायरेक्टली एक डायरेक्शन बता पा रहे हैं कि नहीं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो, अगर यहां पर हमारे पास कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा है, ठीक है, तो वो एक डायरेक्शन सर्टेन बता रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर जो ये यूनिट वेक्टर में आया है कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये यहां से आया x बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, ठीक है, और ये कहां से आया, इस वेक्टर से ही आ गया है डायरेक्टली। तो अगर हम यहां पर r से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो ये भी क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ही है, x बाई आर, वाई बाई आर है ना, z बाई आर, अल्टीमेटली यहीं से हमें मिल रहा है डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर हम यहीं पर ही r से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें x वाई जेड ही मिल रहे हैं डायरेक्टली, और x वाई जेड ज्यादा चांसेस होंगे कि वो एक है ना इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, और अगर नहीं भी होगी तो उसमें कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी। अल्टीमेटली उससे फिर हम डायरेक्शन कोसाइंस तो हमेशा निकाल ही सकते हैं, हम देखेंगे भी। तो बेसिकली पर्पस ये है बोलने का कि भाई यहाँ पर जो फ्रैक्शन क्वांटिटीज बन रही है हम उसको किस तरीके से एक इंटीग्रल वैल्यूज में चेंज करें ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए, उसी के लिए हम डिफाइन करते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो यहां पर जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दे आर सिंपली द मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस कहां से मिलते हैं, किसी भी यूनिट वेक्टर के ij के कंपोनेंट से, और जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज सिंपली उनके मल्टीपल्स होते हैं और कुछ नहीं। तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर मैं LMN
लिख दूं तो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे उसमें किसी भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, नॉन जीरो से। अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो सब कुछ ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन जीरो से, सपोज लैम्डा से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा एल, लैम्डा एम और लैम्डा एन, तो ये सिंपली हमारे हो गए डायरेक्शन रेशियोज। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर डायरेक्शन कोसाइंस है कुछ इस तरीके से 1/√3, 1/√3 और 1/√3, ठीक है। तो इसमें से आपको अगर कैलकुलेशन करनी है तो यहां पर देख पा रहे हो फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो वहां पर हम डायरेक्शन रेशियोज को इजीली यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज यहां पर कैसे फाइंड आउट करें, है ना, कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो लेकिन तीनों में करना है, ठीक है। तो सपोज हम यहां पर √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या क्या बन जाएगा डायरेक्शन रेशियो 1 1 1। क्लियर हो रही है बात। इतना ही नहीं, हम और कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज यहां पर जो ये बन गया है इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 2,2,2, ठीक है। तो ये भी जो डायरेक्शन कोसाइन जिस भी लाइन को या जिस भी वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी लाइन या वेक्टर को ये भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। ये सेम ही रिप्रेजेंट करते हैं, बस उनको कैलकुलेशन के लिए हम मोस्टली डायरेक्शन रेशियोज ही यूज करते हैं। क्लियर है। आगे क्लियर हो जाएगा और भी कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम बिल्कुल बहुत ही कम मिनिमली यूज करते हैं, मोस्टली डायरेक्शन रेशियोज को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और ये देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, दोनों के बीच में, ठीक है। एक तो हमने देख लिया कि भाई डायरेक्शन कोसाइन को हम अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हो तो उससे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो अगर तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। बच्चों अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के रिलेशनशिप की। हालांकि हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर अगर डायरेक्शन कोसाइंस में हम डायरेक्शन रेशियोज के लिए, है ना, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हो तो उससे डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करें, बहुत ही सिंपल है। सपोज ये कोई वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास है ABC, ठीक है। तो यहां पर हम इसको डायरेक्टली एक वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो उसका जो वेक्टर होगा डायरेक्शन वेक्टर उसको हम क्या लिख सकते हैं, AI प्लस BJ प्लस CK, ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से हमने एक वेक्टर लिख दिया। लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस हमने बताया कि वो एक यूनिट वेक्टर से मिलता है, तो इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिख दो बस, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर्स का सम, कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम। सपोज ये कितना है, R है, ठीक है। तो यहां पर जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे वो इसी के, है ना, जो ये D वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स ही बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्टली मैं डायरेक्शन कोसाइंस ही अगर लिखने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, यहां पर देखो हम लिख सकते हैं जो A है उसको डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, है ना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो A² प्लस B² प्लस C², और जो B है उसको भी डिवाइड कर देंगे A² प्लस B² प्लस C², और C को भी डिवाइड कर देंगे हम A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। तो जो ये कंपोनेंट्स आए अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर से ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहां पर एक और चीज एक्स्ट्रा करते हैं, हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो यहां पर हमें ये नहीं पता होता है कि जब हमने डायरेक्शन रेशियोज लिखे हैं, है ना, वो अगर हमने लैम्डा मल्टीप्लाई किया है तो अगर नेगेटिव किया होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जब हम डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी मैं बता सकता हूं कि भाई अगर आपने यहां पर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता होता है कि जब हम डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस से मल्टीप्लाई किया कि माइनस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस दोनों ही लगा देते हैं जब हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम किसी 2 पॉइंट की हेल्प से डायरेक्शन रेशियोज लिखने की कोशिश करेंगे और डायरेक्शन कोसाइन भी लिखेंगे फाइनली,
ठीक है। तो यहां पर हमें पता है कि भाई जो ए और बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ तो हैं, तो इसकी हेल्प से क्या हम एक वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि जो वेक्टर के कंपोनेंट्स है उन्हीं को हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ए बी वेक्टर लिखूं, तो ए बी वेक्टर हमारा बहुत ही सिंपल है लिखना। क्या लिखते हैं हम ए बी वेक्टर के लिए? सिंपली हम ए से बी तक जा रहे हैं, मीन्स ये हेड है ये टेल है, तो हेड माइनस टेल करना है सिंपली। ठीक है, या फिर 2 माइनस फ्रो, 2 तक जा रहे हैं मीन्स बी तक जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं? ए से जा रहे हैं। 2 माइनस फ्रो भी अच्छे से याद रखो, या फिर हेड माइनस टेल। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही मीन्स कोऑर्डिनेट्स को ही हम माइनस कर देंगे, तो x2 माइनस x1 ये क्या आ जाएगा हमारे पास? आई कैप। वेक्टर लिख रहे हैं हम अभी, तो y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो जो ये वेक्टर हुआ ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर। और हमें पता है कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो इसी वेक्टर के कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस लाइन के या इस वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या हो जाएंगे? सिंपली x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, और ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। जैसे जब हम 2D में स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना, वो सब ध्यान रखना होता है। यहां पर सिर्फ आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है, और बस काम हो गया हमारा। तो डायरेक्शन रेशियोज तो हमारे पास क्लियरली आ गए, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन कैसे आएंगे? बस इसका, इस वेक्टर का सिर्फ आप यूनिट वेक्टर लिख लो। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर लिखना भी आसान है। क्या? इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो। तो जो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना हो? कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम फाइंड आउट कर लो। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सपोज हम r बोल देते हैं। ठीक है, लिखने में आसानी हो जाएगी, बार बार कौन लिखे। तो यहां से जो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे हमारे वो क्या आ जाएंगे? मैं यूनिट वेक्टर ना लिख के डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 बाई r, ओके, और y2 माइनस y1 बाई r और z2 माइनस z1 बाई r। ठीक है, तो जब भी आपको डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने का हमने बता दिया तरीका। कोई 2 पॉइंट है, अच्छी बात है, उसका बस डिफरेंस लेके वेक्टर लिख लो। जो वेक्टर के कंपोनेंट्स है वही डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से ही हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं डायरेक्टली। जो भी डायरेक्शन रेशियोज है उनके स्क्वायर्स का सम कर दो, वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ए बी वेक्टर, इससे अपोजिट सेंस में भी आप सोच सकते हो कि वेक्टर लिख दो फिर उसका मैग्नीट्यूड, और जो भी मैग्नीट्यूड आया उससे डिवाइड कर दो, तो वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें प्रोजेक्शंस चाहिए किसी भी एक्सिस पे तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्रोजेक्शन सिंपली अगर समझना है तो हम 2D में एंटर कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कोई पॉइंट है, वही पी एच कोमा के, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 2D की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर अगर इस पॉइंट की प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है, अगर हम इसको लाइन से जोड़ दे, ठीक है, यहां पर, और ऊपर से टॉर्च डाले, ठीक है, तो प्रोजेक्शन कहां पर आएगी? शैडो कहां तक बनेगी? यहां तक ही बनेगी। ठीक है, तो जो ये पोर्शन है ये कितना होगा? h डिस्टेंस होगा, क्योंकि हम h x में चले हैं, k y में चले हैं। तो y में प्रोजेक्शन के लिए क्या करना होगा? राइट हैंड साइड से, है ना, टॉर्च डालनी होगी, तो हमारा जो शेडो बनेगा वो यहां तक ही बनेगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा k। ठीक है, तो जो ये h और k है यही क्या हो गए? हमारे प्रोजेक्शंस ऑफ, है ना, दिस लाइन, जो P पॉइंट तक ज्वाइन कर दिया हमने ओरिजिन से। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें 2D में भी कैलकुलेट करना है ना, किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन, सपोज ये पॉइंट P है ना, x y और z, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या होगा? x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता है कि भाई इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम पहले x पे गए। ठीक है, जैसे यहां पर पहुंचने के लिए पहले x डायरेक्शन में गया है ना, x एक्सिस पे h डिस्टेंस, तो यहां पर x एक्सिस में गए x डिस्टेंस, ठीक है, y एक्सिस पे गए y डिस्टेंस यहां से, ठीक है, और फिर z एक्सिस में भी गए z डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो जो x, y और z है इन्हीं का वैल्यू हमें बेसिकली बताना है।
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एंगल अल्फा। ठीक है, सपोज ये हमें पता ही है, ये डिस्टेंस जो होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये तो r है, और जो ये एंगल है अल्फा, इन अल्फा की फॉर्म में, डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में हमें एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है, प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो कोस अल्फा है वो क्या आता है हमारा x बाई आर। क्लियर है, यही तो हम डायरेक्शन कोसाइंस देखे थे, कहां से, यूनिट वेक्टर से जो हमें मिलता है ना, x बाई आर इज कोस अल्फा, जो हमने ट्राइंगल बनाया था यहाँ पर, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पर x कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, ये हमारा 90 होगा इस पॉइंट पर, जैसे सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा 90 बनने वाला है। ठीक है, y एक्सिस पे सपोज ये b पॉइंट है। सिमिलरली हम अगर यहाँ पर जो ये OP है, OPB ट्राइंगल के अंदर जो ये है एंगल बीटा माने अगर इसको, तो यहाँ पर कोस बीटा क्या देखा था हमने, y बाई आर, और जो कोस गामा है वो क्या देखा था, z बाई आर। ठीक है, तो x y z सिंपली कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा यहां से देखो, x अगर यहां से आएगा तो वो आ जाएगा r कोस अल्फा, और y आ जाएगा हमारा r है ना कोस बीटा, और z आ जाएगा सिंपली r कोस गामा। अब है ना, क्वेश्चंस में कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा जरूरी नहीं दिया हुआ हो, या अल्फा बीटा गामा जरूरी नहीं हमेशा दिया हुआ हो, तो वहां पर डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हो सकते हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपली r कोस अल्फा को लिख लेना है l, क्योंकि हमने बताया है कि है ना कोस अल्फा को हम l से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पर कोस बीटा को हम n से डिनोट कर देते हैं, और कोस गामा को n से डिनोट कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू आर एल, y इक्वल्स टू आर एम, और z इक्वल्स टू आर एन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपको एक और चीज निकालनी हो, क्या, एक इसमें रिलेशन होता है एल एम एन में। ठीक है, तो उसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व हो जाते हैं, उस रिलेशन को आप समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ये प्रोजेक्शंस वाली बात है वो तो हम देख चुके हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड की क्या क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई भी पॉइंट होगा तो उसको हम है ना LMN डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में, और अगर मैग्नीट्यूड भी गिवन है कहाँ तक वो जा रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड पता चल गया R से, और एक डायरेक्शन भी पता चल गई है ना कोस अल्फा की हेल्प से या L की हेल्प से, तो हम उस पॉइंट की प्रोजेक्शन लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस पे। क्लियर है, तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा खास है ना रिजल्ट है, हर जगह मोस्टली हर क्वेश्चन में यूज होता है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, जहां पर भी हम डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्टली ना देकर कुछ ना कुछ है ना LM दे देगा, तो N हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये रिलेशन बहुत ही अच्छा है, तो इसको याद रखो, आप ध्यान रखो। इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक यूज कर लेते हैं, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये 1 के इक्वल है, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो जो L है वो क्या है, यहां से देखो x इक्वल्स टू आर एल, x क्या है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, r है मैग्नीट्यूड है ना ओरिजिन से वहां तक का, तो x इक्वल्स टू आर एल है, तो क्या हम l को x बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कोस अल्फा ही हमारा l है और वही हमारा x बाई आर है, ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, तो l को क्या लिख सकते हैं, x बाई आर इसका स्क्वायर, प्लस ये लिख सकते हैं y बाई आर का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एलसीएम ले लो आर स्क्वायर, तो वो तो आ जाएगा नीचे आर स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जो ये आर स्क्वायर है ये क्या होता है, ये तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना जो ओ से पी तक जा रहा है कि नहीं। आपको याद होगा जब हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि जो ओपी वेक्टर होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसी को तो हम आर से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं बार बार। ठीक है, तो अगर हमें आर स्क्वायर चाहिए तो इसी पे आप स्क्वायर लगा दो तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में, सिंपली आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ही, तो ये कैंसिल होके हमारा आ जाएगा 1 विच इज राइट हैंड साइड हियर। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं, बेसिकली L या M दिया हुआ है, N नहीं दिया रहता है ना, कोई भी एक क्वांटिटी नहीं दी हुई है, तो उसके केस में आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो।
ठीक है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है, हमेशा यूज करने की कोशिश करना, जहां पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दो वेक्टर्स के बीच का हम एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें डायरेक्शन रेशियो भी दिया हुआ हो सकता है उस वेक्टर का। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, सपोज हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है ABC, है ना, इनफैक्ट दो वेक्टर्स हैं, तो हम A1 B1 C1 लिख लेते हैं, और यहां पर सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को A2 B2 C2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम A1 B1 C1 की हेल्प से, डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से उसका वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, ये वेक्टर का, है ना, वेक्टर इक्वेशन। तो D1 वेक्टर अगर मैं इसको नाम दे दूं D1 वेक्टर, ठीक है, D2 वेक्टर, और जरूरी नहीं कि ये पूरा ही D2 वेक्टर हम लिख रहे हैं, है ना, इस डायरेक्शन में हम एक वेक्टर लिख रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं D2 वेक्टर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि जो डायरेक्शन रेशियोज है उसके मल्टीपल्स भी अगर आप करोगे तो ये सेम ही डायरेक्शन मिलेगी। तो सेम डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, क्योंकि बीच के एंगल की बात हो रही है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड तो कितना भी बढ़ा लो। ठीक है, ये अगर कोई सर्टेन वेक्टर है और यहां पर एक वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है, लेकिन जो उनके बीच का एंगल होगा, एंगल तो सेम ही होने वाला है ना। तो इसीलिए हम एक डायरेक्शन वेक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट वेक्टर नहीं लिख रहे हैं। तो डायरेक्शन वेक्टर कैसे होगा, डायरेक्शन रेशियो से लिख लो एकदम, है ना, A1 I कैप प्लस, है ना, यहां पर आएगा आपका B1 J कैप प्लस C1 K कैप। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको D2 वेक्टर लिखना है, डायरेक्शन वेक्टर, है ना, इस डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2, तो ये आ जाएगा A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ठीक है, समझ में आई। तो यहां पर जो ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल आपको कैलकुलेट करना है, तो ये तो हम वेक्टर चैप्टर में अच्छे से सीख चुके हैं, है ना। तो दो वेक्टर्स के बीच का अगर आपको एंगल चाहिए, तो ये उन्हीं वेक्टर्स की डायरेक्शन में एक हमने वेक्टर्स लिखे हैं, तो ये आ जाएगा आपका कोस थीटा इक्वल्स टू D1 डॉट D2 वेक्टर और डिवाइडेड बाय D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा था वहां पर, है ना, वेक्टर चैप्टर में, तो क्या सीखा था, D1 डॉट D2 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ D2 वेक्टर और इनटू में कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर कोस थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, सिंपल इतना सा काम है। ठीक है, तो डॉट आपको लेना आता ही है, वेक्टर चैप्टर में अच्छे से सीखा है, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो हम बार बार अभी भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। अब हमें दिया हुआ था डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, तो उस केस में ऐसा करेंगे, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हो तब क्या करेंगे, सिमिलर काम ही करने वाले हैं, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जब हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर से आता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के अगर हमें डायरेक्शन, है ना, कोसाइंस दिए हुए हो इसी डायरेक्शन में, तो क्या हो सकता है, सपोज L1 M1 N1 दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और यहां पर भी डायरेक्शन कोसाइंस है इस डायरेक्शन में, वो है सपोज L2 M2 और N2। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर भी हम एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं, इस डायरेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं, और इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, विल बी इक्वल टू, सपोज ये हमारा D2 कैप, कैप क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, और ये सपोज है यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन D1 कैप, तो कोस थीटा इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, D1 कैप डॉट D2 कैप, वो है वेक्टर तो आप लिख ही सकते हो यूनिट वेक्टर, और डिवाइडेड बाय D1 कैप, है ना, का मैग्नीट्यूड और D2 कैप का मैग्नीट्यूड। तो जो D1 कैप का मैग्नीट्यूड और D2 कैप का मैग्नीट्यूड है, ये क्या होगा, ये तो यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। दैट मीन्स जो कोस थीटा आ जाएगा, न्यूमरेटर में कुछ बचेगा, डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, जो D1 वेक्टर है, चलो मैं लिख ही देता हूं, है ना, तो D1 जो कैप है वो क्या आएगा आपका, इन्हीं डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से L1 I कैप प्लस, है ना, M1 J कैप प्लस N1 K कैप, और जो D2 कैप आ जाएगा उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, वो आ जाएगा L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। क्लियर हो रही है बात।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इनका डॉट ले लेना है, डिनोमिनेटर तो 1 होने ही वाला है, तो यहाँ पर सिंपली आपके पास आ जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर बहुत ही आसान है एंगल कैलकुलेट करना, ठीक है। यहाँ पर तो आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा जब डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, बट डायरेक्शन कोसाइंस के केस में आपको सिर्फ कोस थीटा इक्वल्स टू उन दोनों डायरेक्शन कोसाइंस के, है ना, कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियोज की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसको अगर मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ तो जो डॉट है वो क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस, है ना, B1 B2 प्लस C1 C2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, उनका मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा आपके पास A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको न्यूमरेटर में तो वही काम करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो भी डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर देना उसके मैग्नीट्यूड से, सिंपल। और यहाँ पर हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के हेल्प केस में मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, ठीक है। और वैसे भी हमने देखा ना, ये मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है कैसे, अब अगर हम D1 कैप का मैग्नीट्यूड लिखे तो क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर भी हमने देखा ये रिजल्ट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अगर किसी वेक्टर के लिए, है ना, या लाइन के लिए हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है LMN, तो ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो वेक्टर है ये वाला, उसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसके लिए अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये भी तो 1 ही आएगा ना। तो वैसे भी आप देख सकते हो कि ये रिजल्ट भी हमारा यूजफुल है ही, ठीक है। तो D1 कैप हमारा 1 आ ही जाने वाला है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसकी हेल्प से हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है जो हमने अभी सीखे हैं वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कैसे उनको हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल्स π/3 विद I कैप, π/4 विद J कैप एंड थीटा विच बिलोंग्स टू 0 to π विद K कैप, देन अ वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो थीटा क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहां पर जो I कैप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, जो J कैप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को, और जो K कैप है वो Z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स जो ये वेक्टर है विच इज अ यूनिट वेक्टर वो π/3 एंगल बना रहा है I कैप के साथ, मीन्स एक्स एक्सिस के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा है वो हो गया कितना, π/3। क्लियर है? जो बीटा है वो कितना हो गया, जो ये J कैप के साथ बना रहा है विच इज π/4, और जो गामा है वो कितना है, के एक्स एक्सिस के साथ कितना बन रहा है, K कैप के साथ थीटा एंगल, ठीक है। यही थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो रिलेशन है अल्फा बीटा गामा के लिए, ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा से हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन कोसाइंस पता चल सकते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन में हमने एक यूजफुल रिजल्ट सीखा था, कौन सा, हमने सीखा था कि भाई L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। और इसी सिंपल से रिजल्ट पे हमारा JEE मेंस में क्वेश्चन सेट कर दिया है, ठीक है। और रिसेंट क्वेश्चन है काफी। तो यहाँ पर अल्फा की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, L निकाल सकते हैं विच इज कोस अल्फा, और कोस अल्फा कितना हो जाएगा, कोस π/3, और कोस π/3 मीन्स कोस 60, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो M आएगा विच इज कोस बीटा, और बीटा कितना गिवन है, कोस π/4, ये आ जाएगा 1/√2। सिमिलरली जो N आएगा वो कितना आ जाएगा, कोस गामा, और गामा कितना गिवन है, कोस थीटा। क्लियर हो रही है बात? तो यहां से आप इजीली LMN कैलकुलेट कर सकते हो कोस थीटा की हेल्प से, कोस की हेल्प से, और यहां पर इन सभी वैल्यूज को पुट कर दो सिंपली। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस n क्या है हमारा, ये है हमारे पास कोस थीटा, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये कितना बन गया है, 1/4, ये बन गया है 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सब कुछ उधर ले जाओ तो कोस स्क्वायर थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2,
ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं। तो कोस थीटा आपके पास अगर 1/2 आ गया है प्लस माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज आएंगे। क्यों? क्योंकि जो थीटा है वो हमें गिवन है कि, है ना, 0 से पाई तक ही वेरी कर रहा है, मीन्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही कोस थीटा वेरी करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई के बीच में। अब जो प्लस साइन के साथ है वो तो यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है हमें, कहाँ पर, 60 डिग्री एंगल पे, और जो माइनस साइन के साथ है वो मिलेगी हमें 120 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो यहां से हम कोस थीटा लिख सकते हैं, एक तो π/3 और एक 2π/3। क्लियर हो रही है बात? तो जो भी आंसर मैच कर रहा है वो यहाँ पर टिक कर दो। तो यहाँ पर π/3 2π/3 में से बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमारे पास अल्फा बीटा गामा दे दिया, वहां से हमें पता है LMN हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली LMN में मैंने बोला था ना कि कोई भी 2 वैल्यूज दे देगा। ठीक है, तो उसने LM देकर N नहीं पूछा है, उसने अल्फा बीटा देकर गामा पूछा है। ठीक है, तो इतना तो थोड़ा सा ट्रेन करना होगा माइंड को, ताकि आप यहां तक पहुंच सको, और यहां से तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सा यहां पर बोला गया है द प्रोजेक्शंस ऑफ अ वेक्टर ऑन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 6 -3, 2 रेस्पेक्टिवली, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आर। तो जो कोई भी वेक्टर है उसकी जो प्रोजेक्शंस है एक्स वाई जेड एक्सिस पे, वो क्या होते हैं, हमने अभी सीखा है। यहां पर हमने क्या सीखा था प्रोजेक्शन के केस में, कि जो एक्स वाई और जेड है, ठीक है, जो उस पॉइंट के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ही एक्स वाई जेड, वही हमारे प्रोजेक्शंस होते हैं। कि भाई एक्स एक्सिस पे कितना है ना, टॉर्च डालने के बाद कितना शेडो बनेगा, तो वो कितना बनेगा, एक्स वाई एक्सिस पे वाई और जेड एक्सिस पे जेड ही बनेगा। तो जो एक्स वाई और जेड कैलकुलेट करने का तरीका वो क्या है, R × L, R × M, R × N। ठीक है, तो हमारे पास जो LMN है और R है, ये हमें सिंपली कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप क्या करो, ठीक है, बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने हैं, LMN कैलकुलेट करना है। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस कहाँ से आता है, किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, उसके कंपोनेंट से। तो जो हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड प्रोजेक्शंस, उसकी हेल्प से हम एक P पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, तो P पॉइंट लिखने के बाद हम उसका ओरिजिन से एक वेक्टर बना देंगे। तो P पॉइंट सपोज यहाँ पर है, क्योंकि प्रोजेक्शंस हमें क्या दे दिया, 6 -3 और 2, यही हमारे एक्स वाई जेड है बेसिकली। ठीक है, वो स्पेस में कहाँ पर है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ओरिजिन सपोज कहीं तो होगा, ठीक है, सपोज यहाँ पर होगा। तो ओरिजिन से P तक का जो वेक्टर है उसी को हम लिख लेंगे। ये हमें पता चल गया प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर, जो इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इस OP वेक्टर को अगर हम लिखने की कोशिश करें, वो बहुत ही आसान है। सिंपली जो भी इसके कंपोनेंट्स है उसमें IJK लगा दो। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली एक OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे, और जो उसके कंपोनेंट्स होंगे वही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे उस वेक्टर के, है ना, जिनके प्रोजेक्शन 6 -3 2 है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6² 36, और यहाँ पर आ जाएगा 9 + 4, तो देखो ऐड करके ये आ जाएगा √49 और 7। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर OP वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे 6/7 I कैप प्लस -3/7 J कैप प्लस 2/7 K कैप। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया है। तो यहाँ से LMN हम बहुत इजीली लिख सकते हैं, 6/7 है ना, M कितना हो जाएगा -3/7 और N हो जाएगा 2/7। क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, उन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। इसको याद कर लो, डायरेक्शन रेशोज, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिखो वो डायरेक्शन रेशोज, ठीक है, और किसी भी यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखो तो उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस, और रिवर्स भी लिख सकते हो। तो 6/7 -3/7 2/7 कहाँ पर आ रहा है, ये आपका बी ऑप्शन में ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो आसान है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि भाई एक लाइन है जो मेक करती है ना, एंगल बनाती है कितना, थीटा एंगल विद ईच एक्स एंड जेड एक्सिस।
तो x और z एक्सिस के साथ जब कोई एक लाइन एंगल बना रही है तो यहाँ पर लाइन गिवन है, लाइन है ना, लाइन को आप ऐसा एज अ वेक्टर ही कंसिडर करो, ठीक है। तो वहां पर भी लाइन में भी एक डायरेक्शन ही होती है ना, तो ये सोचो कि उस डायरेक्शन में एक वेक्टर है। तो यहां पर जो थीटा एंगल है वो किसके साथ है, एक्स और जेड एक्सिस के साथ। तो सबसे पहला काम यही करो कि अल्फा को हम थीटा लिख दें, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो अल्फा होता है और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो गामा होता है। तो अल्फा और गामा इक्वल्स टू थीटा गिवन है, ठीक है। आगे क्या गिवन है, इफ द एंगल बीटा विच इट मेक्स विद वाई एक्सिस, तो इन जनरल भी हम वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा ही लिखते हैं, ठीक है। तो वही गिवन है, इज सच दैट साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक रिलेशन गिवन है। देन कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा ये हमें बताना है, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क क्या करो, अल्फा बीटा गामा वगैरह लिख दो। तो बीटा तो उन्होंने एज इट इज गिवन है, दिया हुआ है। तो यहां पर अब इस रिलेशन की हेल्प से है ना हमें कोस स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अगर हम कोस स्क्वायर थीटा लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कहीं तो कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो आई थिंक काम हो जाना चाहिए हमारा। तो 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा और यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा तो हमारी इक्वेशन में आ चुका है जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से, बट कोसाइन स्क्वायर थीटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा यहां से एक रिलेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो थीटा थीटा गिवन है ना कुछ कुछ, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि भाई जो एल है वो क्या होता है, कोस ऑफ अल्फा, या उसको हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। और जो एम है वो क्या होता है, कोस ऑफ बीटा, ऑल राइट। और जो एन है वो क्या होता है, कोस ऑफ गामा। तो यहां पर गामा भी थीटा के इक्वल है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कोस थीटा, ठीक है। और इसमें एक अल्टीमेटली हमें रिलेशन पता है, क्या पता है कि भाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस एम स्क्वायर इज कोस स्क्वायर बीटा, है ना, प्लस एन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमें यहां पर किस चीज की जरूरत पड़ रही है, साइन स्क्वायर बीटा की, ठीक है। तो हम रिवर्स में भी सोच सकते हैं। तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई कोस स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना बिल्कुल बुरा है ना, डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, उसके लिए हम यहां पर आए। अब यहां पर कोस स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, यहां पर 1 दिख रहा है तो कोस स्क्वायर बीटा को उधर ले जाओ, है ना। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। और इसी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा। तो हमें दिख गया कि साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। यहां पर भी हमारा कोस स्क्वायर थीटा आ गया है, वही हमें फाइनली चाहिए। तो साइन स्क्वायर बीटा की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा को इधर लाके ऐड कर दो, 5 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। तो कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 3/5। यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन एज फार एज डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज आर कंसर्न्ड। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ये रिलेशन यूज किए और एलिमेंट का ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यूज किए और हमारा आंसर आ गया है 3/5, ठीक है। तो देख लो कौन सा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतने सिंपल सी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी जेईई मेंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ो और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, है ना, एग्जाम में। तो यहाँ पर बोला गया है द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं एम एल एन के बीच में, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास जो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके कुछ वैल्यूज आएगी एलिमेंट की, ठीक है। तो वहां से 2 वैल्यू जनरेट होंगी और वो 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में एक हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, कितना होगा। तो इनको सोल्व करेंगे
तो हमारे पास कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखो तो एलिमिनेट करने के लिए हम अगर n इक्वल्स टू 2l प्लस 2m लिख ले, ठीक है, और ये n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दे तो n हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और फिर वहाँ पर l और m में कुछ कुछ केसेस बनेंगे, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो n यहाँ पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, m n की जगह आ जाएगा 2l प्लस 2m प्लस यहाँ पर जो n है उसमें भी 2l प्लस 2m और यहाँ पर है l प्लस lm। तो अब ध्यान से देखो, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमारा n दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ l और m है, ठीक है। तो अगर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2lm प्लस 2m स्क्वायर प्लस यहाँ पर l से मल्टीप्लाई करेंगे 2l स्क्वायर प्लस 2ml प्लस 2lm, ठीक है। lm लिखो या ml लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर हम 2m स्क्वायर पहले लिख लें और 2lm 2ml और lm तो कितना हो जाएगा, ये 5lm, ठीक है, प्लस लास्ट में बचा 2l स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या इस तरह की इक्वेशंस आपने कहीं पर देखी है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ऐसे इक्वेशन से सोल्व करते हैं। कैसे बनेगा, l स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, 2, ये बन जाएगा m बाई l होल स्क्वायर, ये बन जाएगा l स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक l कैंसिल और एक डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो m बाई l बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम सिंपली यहाँ पर m बाई l को p मान ले, एज्यूम कर ले, तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है क्या? ये बन जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो p की कुछ वैल्यू आएगी यहाँ से और फिर उसको हम m बाई l पुट करके कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एलिमेंट में वहाँ पर एक रिलेशन होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी उसको फाइंड आउट अगर हम करें तो बहुत ही आसान है, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करो 4, 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 4p प्लस p प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ से आप 2p कॉमन ले सकते हो तो ये बच जाएगा आपका p प्लस 2 प्लस 1 p प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। p प्लस 2 फिर से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, p प्लस 2 अगर कॉमा ले लिया तो अलग से बचेगा p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इनफैक्ट 2p प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यूज आ गई, एक तो p इक्वल्स टू -2 और अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। क्लियर है? तो यहाँ पर ये दो वैल्यूज हमारी जनरेट हो रही है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ केसेस बनेंगे। तो केस फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जब p इक्वल्स टू -2 हो, या p को हमने क्या एज्यूम किया है ना, p किसको एज्यूम किया है, m बाई l को, तो हम बोल सकते हैं कि m बाई l अगर -2 के इक्वल हो तब क्या होगा। तो देखते हैं केसेस अलग अलग सोल्व करके। तो केस अगर 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, m बाई l अगर -2 के इक्वल है तो m को क्या लिख सकते हैं, -2l, ठीक है, -2l। और जो हमारे पास n है, n क्या है, 2l प्लस 2m, n है हमारा 2l प्लस 2m। तो इसको हम एक किसी भी टर्म में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सपोज हमने यहाँ पर m की जगह 2l में वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या आ जाएगा, 2l, और ये m है -2l तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4l, तो n आ जाएगा हमारे पास -4l, ठीक है। तो m आ गया -2l और n आ गया है -4l, ठीक है। और l तो हमारा होता ही है वहां पर जो हमारा कोस अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस, इनफैक्ट डायरेक्शन अगर हम लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो एक लाइन की जो यहाँ इस केस से बन रहा है हमारे पास m बाई l इज -2, तो यहाँ से एक डायरेक्शन तो सर्टेनली आ रही है। क्या आता है डायरेक्शन लिखने के लिए, हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो l तो हम लिखेंगे ही, जो m है, m क्या है वो भी -2l के इक्वल है और जो n है वो भी -4l के इक्वल है। तो यहाँ से एक तो रिलेशन कुछ ना कुछ बन रहा है हमारे पास, ठीक है। इनफैक्ट ये -2l आएगा क्योंकि माइनस कैंसिल हो रहा है ना ये, तो ये आ जाएगा -2l और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका -2l, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो अगर इससे हमें डायरेक्शन रेशियोज लिखना हो तो क्या करेंगे,
डायरेक्शन रेशियोज लिखने के लिए हमने क्या बताया था कि भाई कोई भी कांस्टेंट से है ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आप नॉन जीरो से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली एल से डिवाइड कर दो, एल दिख रहा है ना यहाँ पर, एल से डिवाइड कर दो तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 1 -2 और -2। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि डायरेक्शन कोसाइंस हमें यहाँ से मिल रहे हैं, उनके बीच का एंगल हमें बताना है स्ट्रेट लाइंस का। अगर हम डायरेक्शन रेशियोज भी फाइंड आउट कर पाए और उनकी हेल्प से हम उन है ना स्ट्रेट लाइंस के वेक्टर के अलोंग एक एंगल फाइंड आउट कर पाए, वो भी सेम ही बात होगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस से आया डायरेक्शन रेशियोज वो ये आया, केस 2 से भी हम डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो केस 2 में हमने क्या देखा कि यहाँ पर P = -1/2 भी है, तो M/L को हम बोल देंगे -1/2। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो M कितना आ जाएगा, इनफैक्ट L कितना आ जाएगा -2M। ठीक है, यहाँ पर आया था M = -2L, तो यहाँ पर आया है L = -2M। बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा। हमें पता है N = क्या है 2L + 2M है, तो यहाँ पर हम L की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो L की जगह अगर -2M पुट करें तो -4M + 2M आ जाएगा और N = आ जाएगा -2M। ठीक है, तो L भी आ गया, N भी आ गया, किसके टर्म्स में, M के टर्म्स में। M तो हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली, तो जो डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगी, इस स्ट्रेट लाइन की जो केस 2 से मिल रही है हमें वो आ जाएगी सिंपली, है ना, वो आ जाएगी क्या, LMN लिखते हैं तो L की जगह -2M और M लिखते ही है और N की जगह -2M। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन निकाल ली और यहाँ से अब डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो इस लाइन के, तो वो क्या आ जाएंगे, M से डिवाइड कर दो, -2 1 और -2। ठीक है, तो दोनों स्ट्रेट लाइंस के हमारे पास क्या आ गए हैं, डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं। क्लियर है, और उनके बाद जो एंगल निकालने का प्रोसेस है वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो क्या बताया था, ये बताया था हमने कि भाई cos थीटा होगा d1.d2, है ना, जो भी वेक्टर है, और d1 का मैग्नीट्यूड और d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले d1.d2 ही कैलकुलेट कर लेते हैं। d1.d2 कैसे आया था, ठीक है, d1.d2 के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली उनका डॉट प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पर इनको मैं a1 b1 c1 मान लो, a2 b2 c2 मान लो, तो ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और डिनोमिनेटर में क्या है ना, इनका मैग्नीट्यूड मैं एक्सपेंड करके नहीं लिख रहा हूँ। तो सिंपली अगर हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, a1 इंटू a2 मीन्स कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू -2 हो जाएगा -2, b1 b2 -2 इंटू 1 ये भी -2, और c1 c2 -2 इंटू -2 तो ये हो जाएगा +4 विच विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर न्यूमरेटर ही 0 आ गया है दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू 0 है कि नहीं, और जो थीटा है वो कितना आ जाएगा यहाँ से, सिंपली π/2 और 90 डिग्री। तो दोनों लाइंस के बीच में जिसके डायरेक्शन कोसाइंस इन इक्वेशंस के थ्रू निकाले हैं हमने, दिए हुए थे, तो उनके बीच का एंगल क्या आ गया है, π/2। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे जहां पर डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन दी हुई होगी। तो क्या करो, एक टर्म को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, और उसके बाद आप जो अदर इक्वेशन है उसमें वो टर्म पुट करके, तो अब m और n है ना, m और l में ही इक्वेशन बन रही है हमारी, n एलिमिनेट हो चुका है। जरूरी नहीं हमेशा n ही करोगे, कोई और टर्म भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, वहां से क्वाड्रेटिक बनती है जनरली। ठीक है, और क्वाड्रेटिक से हमारे पास केसेस बनेंगे और उन केसेस से हमारे पास दो अलग अलग डायरेक्शन रेशियो जाएंगे अलग अलग लाइन के, उनके बीच का एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि यही 0 आ गया है तो फिर हमें डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है एज सच। अगर ये नॉन जीरो कोई क्वांटिटी आ जाती तो वहां पर हम डिनोमिनेटर के लिए भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर आसानी से एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज लाइन। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।